जी वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। साथ ही अस्सलाम वालेकुम। और ईद के दिन आ रहे हैं करीब। आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान भी मसरूफ़ हैं इस डिस्कशन में कि आयशा इस दफ़ा आप किस तरह की कुर्बानी करना चाहेंगी, मुज़म्मिल इस दफ़ा आप किस तरह की कुर्बानी करना चाहेंगे, कब जा रहे हैं हम लोग घर, कब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस सारी इंजॉयमेंट के अंदर हमें एक चीज़ जो बार बार आज रीटरेट कर रहे थे सुबह जब से तैयार होने आए यहाँ पे और हम लोग अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये है कि हिम्मत की बड़ी वैल्यू है जी लाइफ में। आज भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है कि जो हम आप तक लेके आएंगे और इसके अंदर एक अदद ऐसी मज़ेदार न्यूज़ है कि जो एक अदद हिम्मत, एक बासलाहियत और हिम्मत वाले लड़के के बारे में होगी। और हिम्मत इसलिए ज़रूरी है कि जितनी मर्ज़ी लंबी शाम हो जाए उसके बाद आखिरकार सुबह होती है। जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए उसके बाद सूरज फिर एक मर्तबा निकलता है। तो उम्मीद का दामन थामे रखना इंसान को इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ ले जाने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपका क्या बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि यही अप्रोच लेकर हमें जाना चाहिए अमेरिका और ईरान के मामले के ऊपर कि फाइनली कभी ना कभी तो बातचीत आई जाएगी। लेकिन फिलहाल लग ऐसा नहीं रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका जो है ना वो एक मरतबा फिर से जंग के दिहाने पर पहुंचते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की है, इस वक्त भी जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पहले ईरान का दौरा किया एंड देन एक ही हफ्ते के दौरान दूसरा दौरा भी वो कर चुके हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से कोई लचक दिखाई जाए या अमेरिका की तरफ से कोई लचक दिखाई जाए। और अपेरेंटली आजकल जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही हमें तेज़ होती हुई कोशिशें नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम ट्रंप के बयानात देखें या फिर ईरान की तरफ से जो बयानात अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम देखें तो दोनों बहुत ही डटे हुए हैं अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर और कोई भी बिल्कुल भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसी एक को लचक दिखानी पड़ेगी। अब सवाल यह कि क्या पाकिस्तान की तरफ से जो सालिसी की जा रही है, मीडिएशन की कोशिशें की जा रही हैं, अमन को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या वो कामयाब होंगी या फिर किसी तीसरी ताकत को दरमियान में आना पड़ेगा या फिर ये दोनों फरीक जो हैं वो सेन होंगे और किसी एक पॉइंट पर आकर उनका जो है ना हो जाएगा इत्तेफाक किसी बात पर। माहीन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से, उनकी तरफ चलते हैं। जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं और वहाँ की जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकती हैं। तो माहीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है। बताइएगा कि अभी मिड टर्म भी करीब आ चुके हैं, हमें लग रहा था कि शायद कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं मिली है तो ट्रंप थोड़ा सा बैकफुट पर जाएंगे ईरान के पर अटैक करने की बात से और अपने फौजियों को वापस बुलाने की बात करेंगे। लग ऐसा नहीं रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से भी बात करके। जी यहाँ पे रात हो रही है, रात के 10 बज रहे हैं, आप लोग क्या सुबह है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सेइंग कि देखिए बहुत ही टिपिकल प्रेशर टैक्टिक्स और प्रेशर डिप्लोमेसी जो ट्रंप हैं वो एज यूजुअल कर रहे हैं कि उनके जो ट्वीट्स आप देखें वो बहुत ही ज़्यादा लाउड अग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो साथ में कहते हैं ना कि ही इज कैरिंग अ स्टॉप वॉच इन वन हैंड बट देन ही इज आल्सो गिविंग एन ऑलिव ब्रांच। तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ मिक्स्ड मैसेजिंग। पाकिस्तान का मेंशन करना बहुत जरूरी है। इट हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक नेगोशिएटर एंड मीडिएटर इन दिस प्रोसेस। कहने को तो बिग पावर प्लेयर नहीं है, लेकिन मैसेजेस भी यहाँ से वहाँ पहुँचाना इन अ वे दैट बोथ द गवर्नमेंट्स आर ट्रस्टिंग। पाकिस्तान हैज अर्न्ड द ट्रस्ट ऑफ वाशिंगटन एज वेल एज ऑफ तेहरान, और ये बहुत ही जबरदस्त बात है जिसकी वजह से एक ओपनिंग हमें नजर आ रही है, सो टू स्पीक, ऑफ डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस। वरना ये बहुत ही एक अनएंडिंग किस्म की वॉर थी विद अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड डेथ्स। इसी नेगोशिएशन को और इस नेगोशिएशन की पेस को अगर हम फोकस में रखें तो हमारे पास इस टाइम पे मोहसिन नकवी साहब 2 दफ़ा जा चुके हैं ईरान। पेस ऑफ नेगोशिएशन के बारे में आपको क्या लगता है, ये किस तरह की खबर है? दूसरा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुआहिदा होने तक हम वेट कर सकते हैं, वी कैन वेट ऑन द अटैक। ये रेटरिक जब एक दफ़ा आता है कि हम बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देंगे, हम जंग शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद एकदम से आता है कि अच्छा नहीं अभी हम वेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब 2 दफ़ा दौरों पे चले गए हैं अभी तक इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़। तो आपको लगता है कि दीज टॉक्स आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द ब्रावाडो इज़ ओनली फॉर द स्टेज प्ले? You know, it's a very keen point and a really good observation. Baki, there's a lot of stage play happening, and that is like the loud diplomacy through like social media or through Twitter, या तेहरान का जो public messaging है या ट्रंप का Twitter है। असल जो चीज हो रही है ना, it's the shuttle diplomacy or the conversations behind the back doors, which is the quiet diplomacy. जहाँ तक आपने टाइमलाइन की बात की है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप ट्रंप की पिछली 2-3 ट्वीट्स देखें, या एक्चुअली नॉट इवन ट्वीट्स, वो बॉलरूम जो बना रहे थे उस वक्त प्रेस ने उनसे इसके मुतालिक काफी सवाल किए।
पहले इन्होंने टाइमलाइन ज्यादा दी थी, उन्होंने कहा था we'll find out, we are waiting for them to respond in 2 days or 3 days or early next week. लेकिन अब उन्होंने बदला, जब एक और रिपोर्टर ने उनसे लेटेस्ट ये सवाल किया, he said that at most by 2 or 3 days. तो टाइमलाइन लग रहा है कि it's getting shorter and shorter and it could very well be just a pressure tactic ट्रम्प के एंड पे. लेकिन ये बात कहना बहुत जरूरी है कि वॉर से रिलेटेड कोई भी सिग्नल होता है, द मार्केट्स आर वेरी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव. अगर कोई वॉर सिग्नल होता है, स्पाइक हो जाती है मार्केट्स. अगर कोई पीस की टॉक्स होती है, फौरन उसमें चेंज आ जाता है. दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात करना बहुत जरूरी है. आई नो वी हैव मेंशन्ड दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, लेकिन उसके थ्रू 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई जा रही है, जो गैस पंप्स कराची के, लंदन के, सियाटल के अफेक्ट हो रहे हैं. मतलब आप देखें, ये बात जो है सिर्फ अब गल्फ तक नहीं रही है, इट्स बियॉन्ड द गल्फ. So what is in Gulf is not going to stay in Gulf. महीन जो ये जो beyond. 5 पॉइंट्स ईरान की तरफ से आए हैं एंड देन अमेरिका की तरफ से भी 5 पॉइंट्स थे, लग ऐसा रहा है ये दोनों पॉइंट्स जो है ना एक दूसरे की नफी भी करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स है. क्या अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई बात की जा रही है, या फिर ऐसा आपको कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ गुंजाइश निकाली जाएगी, बातचीत की लचक दिखाई जा सकती है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर? एक बात तो कह दी है ट्रंप ने कि वो अफजूदा यूरेनियम जो है ना वो ईरान को देना पड़ेगा. इसके साथ साथ उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उनकी जो सॉवरेनिटी है उसको भी कबूल नहीं किया जाएगा. ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत हो सकती है अमेरिका की तरफ से और किन पर नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त चीज अभी मेंशन की है, बिकॉज आई वाज जस्ट अबाउट टू गेट टू दैट कि जो फ्रेश रिपोर्ट्स आई हैं अभी वॉशिंगटन डीसी से, उसमें कहा गया कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यूएस ने दिखाई इन द न्यू प्रपोजल दैट दे हैव शेयर्ड विद पाकिस्तान. उसमें जो है इम्प्रूव्ड इंसेंटिव्स कहा गया है, दैट्स द टर्मिनोलॉजी दैट्स बीन यूज्ड, सैंक्शन रिलीफ की और फ्रोजन एसिड की. लेकिन आई थिंक जो हम मेंशन कर रहे हैं ना, ये यूरेनियम इनरिचमेंट वाली चीज, उसमें बहुत ज्यादा डेडलॉक है, बिकॉज ईरान जो है वो डटा हुआ है कि हमें वी वांट टू कीप आवर राइट ऑफ ओनिंग यूरेनियम, and US is saying that it has to give it up. तो ये चीज है which is going to be a big, I would say a tipping point of this war, where it ends and where it goes, and how Pakistan can kind of create some kind of a solution through this. Obviously, you can't tell the messenger, right? Pakistan's a messenger जो इनकी बात उधर बता रहा है, उनकी बात इधर बता रहा है. लेकिन इसमें अगर कोई हमें ब्रेक थ्रू मिल जाता है, तो I think कि कोई progress towards some kind of peace deal हो सकती है. अच्छा, one last point before I let you go here. Has Trump barred IRS from auditing him and his peers? आपको पता है, आप लोग अमेरिकन साइड देखिए करें, आई एम होस्टिंग इट, और मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 एपिसोड्स निकाली हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट दिस, कि ट्रम्प हैज आल्सो रिलीज्ड अ मोबाइल, इट्स कॉल्ड ट्रम्प मोबाइल. he said he was probably saying it's in US, based in US, लेकिन लिखा आया कि असेंबली उसकी यूएस में हुई है, लेकिन उसका जो मॉडल है वो ताइवानीज मॉडल से बहुत मिलता जुलता है, तो सस्पिशंस है कि वो ताइवान से आया है. उसके साथ साथ इतनी सारी बिजनेसेस हैं जो ट्रम्प काइंड ऑफ डूइंग ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी. अगर आप अभी बीजिंग का टूर देखें, द यूएस एयरफोर्स it opened up with billionaires walking out of the plane. We had the tech CEO of Nvidia, of of Apple, and all these big names, and so he's going to get these business deals over there, right? So एक बहुत ही blurry line आ जाती है between presidential thing. Is America coming first? Is this a government for the people, by the people, to the people, or is it for the billionaires, by the billionaires, to the billionaires? एक और पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर भी कर दीजिएगा माहीन. वो ये कि ताइवान के साथ या ताइवान की जो मसनूआत है उनको लेकर आना, इसमें चाइना के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अपेरेंटली जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गए हैं तो चाइना ने ख़ास तौर पर ताइवान का जिक्र किया है कि भाई हम अपनी जो है ना सॉवरेनिटी उसके ऊपर रखते हैं अभी भी, चाहे वो अपने आप को अलग रिपब्लिक कहता हो. हाँ, मतलब यही तो देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वी ऑल नो कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया आर्ट ट्राइबल्स हैं, उसी तरह चाइना ताइवान आर्ट ट्राइबल्स इन अ वे हैं, राइट? तो ट्रम्प कैन बी डूइंग some kind of a diplomacy at the back end where he is kind of working with Taiwan on his Trump mobile. I don't know Mobile about that. diplomacy हम कह सकते हैं इसको. Thank you so much, Mahin. Thank you so much.
थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मजीद सेशंस के अंदर आपको हम मदऊ करें और आपसे आपका एनालिसिस दें। हमारे साथ माहीन मुस्तफ़ा मौजूद थी और हमेशा की तरह बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके, और वहाँ के पॉइंट्स और ग्राउंड रियलिटी जो लेकर आती है ना, समटाइम्स हमारे लिए भी नए होते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जो बिल्कुल नई नहीं है वो ये है कि इसराइल जो है वो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहता। इंतहा पसंद वज़ीर है इसराइल के बराए कौमी सलामती इतमर बिन गुवेर, उन्होंने गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान जो गिरफ्तार किए गए हैं सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, उनके साथ जो बदसलूकी की है सिक्योरिटी एहलकारों ने, उसकी एक वीडियो शेयर कर दी है। और बिन गुवेर की जानिब से इस वीडियो में फ्लोटिला अरकान को हथकड़ियों में ज़मीन पर बैठा हुआ भी देखा जा सकता जी है। और जिस तरह से हमारी ट्रांजिशन गवर्नमेंट, जब इस गवर्नमेंट से पहले पाकिस्तान एक ट्रांजिशन फेज़ में से गुजर रहा था, उस टाइम पर अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे नेतन्याहू के लिए, और कहा करते थे इजरायली भेड़िया। तो इन भेड़ियों की लिस्ट में जो ऊपर भेड़िए आते हैं उनमें से इतमार बिन गवीर वो इंसान है कि जिसको इंसान कहना शायद ठीक नहीं होगा। और इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आज दोबारा मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद उल अज़हा बहुत करीब है, यानी ईद कुर्बानी की ईद इसको कहा जाता है। और हम समझते हैं कि शायद सिर्फ मवेशी कुर्बान करने, सिर्फ मवेशी कुर्बान नहीं करनी होती, अपनी अना को कुर्बान करना होता है, अपने आप के लिए जगह को छोड़ना होता है किसी बड़े के लिए, किसी ऐसे के लिए जो इंतज़ार में था और आपको आउट ऑफ द वे जाकर वो जगह मिल गई है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस आइडिया को समझना, इस ख्याल को समझना। एट द सेम टाइम अल्लाह की रज़ा के लिए मवेशी जो हैं वो कुर्बान करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इसके लिए मंडियाँ सज चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है मुजम्मिल कि बहुत सारे लोगों को शदीद गर्मी के मौसम में पता नहीं होता कि जानवर को हैंडल कैसे करें, टेक केयर कैसे करें। तो इसके ऊपर ज़रा हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। वापस आएंगे तो मज़ीद डिटेल के अंदर ज़रा जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने जानवर का ख्याल रखना है। कुर्बानी का वो जानवर जिसे हम अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीद कर लाते हैं, वो एक अमानत होता है, एक ऐसी बेज़ुबान मखलूक जिसके दिल में खौफ होता है, थकन होती है। अक्सर देखा गया है कि कुर्बानी के जानवरों को तंग जगहों, गर्म छतों या गैर महफूज मकामात पर बांध दिया जाता है। हमने रात के टाइम बकरे परचेज़ किए, फिर हम लेकर चले गए घर पे ना, तो हमने खाना वगैरह खिलाया, उन्हें चारा वगैरह दिया। बांधने के बाद हम नीचे आ गए, तो सुबह हमें नीचे मोहल्ले वाले में किराने की दुकान है, उसने हमें बताया कि यार आपका ना बकरा नीचे गिर गया। हम लोग उठ के भागे, नीचे जाके देखा है तो उनका बकरा जो है ना वहाँ पर तड़प रहा था। बेहतियाती उसकी ये थी कि रस्सी जो होती है ना, वो हमेशा लोहे की जंजीर बांधनी चाहिए पाँव के साथ। पाँव से जब जंजीर बंदी होगी ना तो बकरा छलांग नहीं लगा सकता। खेल खेल में कभी उन्हें डराया जाता है, कभी उन्हें खींचा जाता है। हम भूल जाते हैं कि ये जानवर भी सांस लेते हैं, इन्हें भी तकलीफ होती है, और कभी यही लापरवाही उन्हें बीमारी, चोट या शदीद ज़हनी दबाव का शिकार बना देती है। बचपन से उन्होंने एक गाय को पाला। जिस वक्त उसकी कुर्बानी का वक्त आया तो वो एक क्रेन मंगवाई गई। उस क्रेन ने उसको बेल्ट वगैरह डाले। जैसे उसको बेल्ट डाले, वो अभी थोड़ा सा नीचे आई थी, वहीं से वो एक बेल्ट टूट गई और वो सीधी जनाब नीचे आई, और आते सारी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इस्लाम ने तो जानवरों के साथ हुस्ने सलूक सिखाया है, यहाँ तक कि ज़िबा के वक्त भी रहम, नरमी और आसानी का हुक्म दिया गया। तो फिर कुर्बानी से पहले उन पर सख्ती क्यों करते हैं? सोचिए, अगर एक बेजुबान अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे तकलीफ होती ही नहीं? आइए इस ईद पर सिर्फ कुर्बानी ना करें, बल्कि रहम, एहसास और इंसानियत का मुजाहिरा भी करें। अपने बच्चों को सिखाएं कि जानवर खिलौना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इसलिए इनसे प्यार करें, इन्हें पानी दें, इन्हें साया दें और इन्हें आराम दें, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं बल्कि हमारा रवैया और हमारी नीयत भी है।
कैमरामैन अदील अब्बासी के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, रावलपिंडी। क्या ज़बरदस्त मैसेज है। आई थिंक आयशा इस चीज़ को कवर करना व्यूअर्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी सोसाइटी में अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सी ऐसी जहालत है जिसको मैं भी एक छोटे से मैसेज के साथ एड्रेस करना चाहूँगा। दुम्बों की और छतरों की लड़ाई करवाना और मुर्गों को आपस में लड़वाना और बैलों को रेस में इस्तेमाल करना, अल्लाह पाक ने ये जानवर इन चीज़ों के लिए नहीं बनाए थे। आप एनिमल क्रूअल्टी को रोकें, आप एनिमल क्रूअल्टी के ख़िलाफ़ बात करें और फिर उसके बाद जब आप जानवर पाल रहे हैं तो एनिमल सेफ्टी के बारे में भी सीखें। क्रेन्स पे चढ़ाना, पट्टे चेक किए बगैर और फिर पट्टों का, रस्सियों का टूट जाना, बैलों का गिर जाना या बकरों का छतों से नीचे गिर जाना, या आपका ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी होना कि आप किस मौसम में किस जानवर को किस तरह हैंडल करेंगे और खुराक कैसी होगी, पानी कैसा होगा, छाँव और धूप का बैलेंस किस तरह से आपने रखना है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि वो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करते। और हमने कोशिश किया कि इस सेगमेंट के अंदर ना हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएं और उनसे जानें कि घर के अंदर जब हम जानवर को ले आती हैं तो उस वक्त हमें उसका ख्याल कैसे रखना है। मंडियों के अंदर हालांकि हम जानकर आते हैं जो वहाँ पर उनके व्यापारी मौजूद होते हैं, बट एट द सेम टाइम घर पे आकर हालात मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास पानी मुख्तलिफ होता है, उसका चारा या खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान अहमद पठान साहब मौजूद है, वेटरनरी डॉक्टर हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखना है। डॉक्टर फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, शदीद गर्मी का मौसम है, इंसान बौखलाए हुए फिर रहे हैं, तो डेफिनेटली जानवर जो बयान भी नहीं कर सकते अपनी किसी तकलीफ को, उनका ख्याल हमने कैसे रखना है? देखिए, जो सबसे अहम चीज़ है ना वो हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करना है ना। अब हीट स्ट्रेस कंट्रोल कैसे होगा? ऑब्वियस है कि शेडी प्लेस होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर जो है ना शेड के अंदर रखा जाए। इर्द गिर्द की सराउंडिंग को जो है ना मतलब उसको मतलब गीला रखा जाए ताकि हवा जो है जो भी लग के आ रही है वो लू वाला मामला ना रहे। और उनको हाइड्रेट रखें। बहुत ज़्यादा जो ना एक्सेसिव ये जो कंसंट्रेट डाइट होती है, खल वगैरह, इनसे परहेज करें। जो हीट्स आती हैं उनसे परहेज करें, मतलब फॉर द टाइम जब हीट वेव चल रहा हो। कोशिश करें कि ग्रीन फॉडर पे रखें और जो है 2 टाइम खाना दें, सुबह में दें अर्ली मॉर्निंग और रात में दें आफ्टर मगरिब या आफ्टर सन सेट ना। और पानी का खास ख्याल रखें, दिन में 4 से 6 दफ़ा पानी पिलाएं। जितना हो सकेगा पानी आप उनको देंगे उतना हाइड्रेटेड रहेंगे तो हीट स्ट्रेस कम से कम रहेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताते चलें कि वो लोग जो अपने घर पे जानवर मतलब छतों पे और मोहल्लों में जिस तरह घरों में बड़ा कर लेते हैं जानवर, बच्चा लेके आते हैं और फिर उसको पालते हैं कुर्बानी के लिए, ज़िबा करने के लिए, उनके लिए टिप्स और एडवाइस दें। हूव्स में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं बुरी एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट की वजह से, सफाई ना होने की वजह से। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग छतों की सफाई में या उन एरियाज़ की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि सुम ख़राब ना हो जानवरों के? और खाने में हमने खुश्क और गीली ग़िज़ा का क्या बैलेंस रखना है कि ताकि जानवर हेल्दी पले? अच्छा देखिए, इसके अंदर जो लोग छतों पे पालते हैं ना वो पक्के फर्श पे पालते हैं। ठीक। और ये क्लोवन फुटेड एनिमल होता है ना, जो भी कुर्बानी का जानवर होता है वो उसके खुर बन होते हैं ना। तो अब वो खुर जो है वो अगर पक्के फर्श पे रहते हैं काफी टाइम तक ना, वो जो है ना डी शेप होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको आर्थराइटिस के मसले, बोन्स के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई पालना चाहता है तो नरम जगह पे रखे, कोई प्रॉपर बेडिंग दे। मिट्टी जैसे भालू मिट्टी का इस्तेमाल होता है वैसे आप भालू मिट्टी का इस्तेमाल करें, तो उससे ये है कि उनके खुर वगैरह खराब नहीं होते, उनको प्रॉपर बेडिंग मिलती रहे। मतलब पक्के फर्श पे नहीं रखना चाहिए। मतलब जिस तरह जानवर पलता है ही जो ना खुले इलाके में और नरम मिट्टी पे पलता है, तो उसी तरह इनको जो ना पालना चाहिए। और जो ये आपने सवाल पूछा कि फीड का क्या रहना चाहिए, कंसंट्रेट डाइट, ड्राई फीड एंड जो वेट फीड होती है या ग्रीन फॉडर जो होता है, इसका ये है कि ज्यादा जो खाना है वो आपने ग्रीन देना है और कंसंट्रेट डाइट या जो फीड है वो आपने टाइम टू टाइम देनी होती है। वो सिर्फ दिन में जो है वो कैलकुलेट होती है। अब डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन सी चीज ज्यादा दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हैं, प्रोटीन सोर्स ज्यादा दे रहे हैं या एनर्जी सोर्सेज ज्यादा दे रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट करके उसका एक मिकदार होती है, वो 2 से 3 किलो, 5 से 7 किलो इस तरह जो ना वो होती है। और देन फिर उसके बाद उसमें भूसा वगैरह मिक्स करके देन दिया जाता है उन्हें। ज्यादा कोशिश ये करनी होती है कि जो आप सुबह में और शाम में जो है ना ग्रीन पाउडर पे रखें और बाकी जो है वो उसको एक टाइम जो कंसंट्रेट डाइट है जिससे उसको फरवा या मतलब उसकी प्रोटीन बैलेंस को बेहतर करके या उसके जो मसल प्रोडक्शन है उसको बेहतर करने के लिए वो कंसंट्रेट डाइट उसको फीड या कंसंट्रेट
डॉक्टर साहब, लोगों की बड़ी रहनुमाई हुई है, इवन हमारी रहनुमाई हुई, क्योंकि हमारे घरों में बच्चे ऐसे करते हैं कि वो बस चारा भर के और सामने रख देते हैं जितनी देर तक जानवर खाता रहे। आपने अच्छा बता दिया कि 2 वक्त ज़्यादा बेहतर है, सुबह के वक्त दें और शाम के वक्त, और 5 से 7 मरतबा पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेड के अंदर रखें अपने जानवर को। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैज़ान हमारे साथ मौजूद थे और कुछ टिप्स उन्होंने बताई हैं, तरीक़ाकार बताया कि कुर्बानी के जानवर को अगर आप घर में रख रहे हैं 7 से 10 दिन के लिए या फिर अगर आपने पालना है, तो दोनों तरीक़ाकार उन्होंने बता दिया। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और मंडियों के हाल अहवाल और जानवरों की सेहत और जानवर रखने के तरीके, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपने ऑब्जर्वेशन में रखना है, एक एडिशन करते चलें और फिर उसके बाद हम चलते हैं पेशावर ये जानने के लिए कि वहाँ मंडियों के क्या हालात हैं। वो ये है कि जब आप जानवर पालना शुरू करेंगे तो अपने नियरेस्ट वेट को आपने ज़रूर एक अपने सर्कल में रखना है और उनसे आपने डिवर्मिंग रूटीन के बारे में पूछना है कि आपने अपने जानवर के मैदे को और अंतड़ियों को किस तरह से साफ़ रखना है कि ताकि उसके अंदर कीड़े ना पलें और जो खाना आप अपने जानवर को खिला रहे हैं उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके जानवर तक पहुंचे ताकि आपका जानवर हेल्दी और बीमारियों से बच मतलब बिल्कुल ऐसे ख्याल रखना जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तभी आपका एक एफिलिएशन उसके साथ बनेगी और जब आप कुर्बान करेंगे तो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर उसको कबूल भी इंशाल्लाह किया जाएगा। अलिशबा की तरफ चलते हैं पेशावर में, और रिंग रोड मंडी में वो मौजूद है। जानते हैं कि आज की खरीदारी या आज कल की खरीदारी कैसी चल रही है। अलिशबा जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की रौनकें हर तरफ लगी हुई है और इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ, जो कि सबसे बड़ी मंडी है शहर की। दोनों अतराफ ये मंडी है, छोटे जानवर और बड़े जानवर यहाँ पर है और एक से एक खूबसूरत जानवर जो है यहाँ पर व्यापारी लाए हुए हैं। मैं कीमतों की बात करूँ तो रवा साल जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक नॉर्मल बैल जो है उसकी कीमत 2-3 लाख से शुरू होती है और अच्छे से अच्छे बैल की कीमत जो है वो 40 लाख रुपए तक है। बकरों की बात करूं तो 60,000 से बकरा शुरू होता है और 2-3 लाख तक जाता है और दुम्बा जो है वो यहाँ पर 2 लाख से शुरू होकर 8 लाख 9 लाख तक जाता है। मसाइल पर हम बात करें तो मंडी में इस वक्त व्यापारियों को काफ़ी मसाइल का सामना है, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पेशावर में आज भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों के लिए जो है वो बिजली की सहूलत नहीं है। दिन के औकात बिजली नहीं होती, ना ही उनको एक पंखा चलाने के लिए बिजली दी जाती है, जिसके बायस जानवर भी शदीद गर्मी से जो है वो दो चार है, जबकि व्यापारी भी ख़रीदार भी यहाँ पर जो है वो मुश्किल से ही आते हैं। रात के औकात में व्यापारियों का कहना है कि जब ख़रीदारों की आमद का सिलसिला शुरू होता है तो यहाँ पर बिजली चली जाती है और अगर अंधेरा ही होगा तो कौन जो है वो जानवर बगैर देखे ही ख़रीदेगा। व्यापारी जो है वो यही शिकवा कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर रहने के रेंट देते हैं तो हुकूमत को चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए कि तमाम तर सहूलियात जो है वो उनको मुहैया करे, जबकि ख़रीदार जो है वो यहाँ का रुख करे और जानवर चेक करे और हो सकता है कि ईद से 2-3 दिन पहले तक ही वो जानवर ख़रीदे, क्योंकि गर्मी में जो है वो जानवर को रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जी थैंक यू सो मच। अलिशबा हमारे साथ पेशावर से मौजूद थी और उन्होंने भी अपने तौर पर बता दिए व्यापारियों से पूछ कर कि कैसे आप अपने जानवर जो है ना उनका ख्याल रखना है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही होपफुल स्टोरी मैं कहूँगी, क्योंकि इस तरह की जब खबरें सामने आती है ना तो थोड़ा यकीन, थोड़ी उम्मीद आपकी बंध जाती है कि ठीक है हमारे प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर मौजूद हैं और ज़िंदगी देखिए प्रॉब्लम्स के बगैर हो भी नहीं सकती। उन प्रॉब्लम्स से निकल कर आपकी मोटिवेशन ऐसी हो कि आप कहें कि भाई मैंने ऐसा काम करके दिखाना है कि मैं अपनी कम्युनिटी का, अपने एरिया का, अपने शहर का, अपने मुल्क का पहला इंसान बनूंगा जिसने ये काम किया होगा, और जिस एज पे किया हुआ जिस एज पर किया होगा। तो एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हम जानते हैं कि वजीरिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही बासलाहियत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ पर से जो अक्सर खबरें आ रही होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती। एक तरफ तो हमें टेररिज्म की बातें सुनने को मिलती है, दूसरी तरफ मुझे उन भाइयों का, बहनों का ख्याल आता है जो वहाँ पर मुकीम है, जो वहाँ पर रहते हैं और उनको जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ से एक बच्चा उठता है और उठकर कहता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा ना तो उसका नाम याद रखा जाएगा। आज एक ऐसा ही बच्चा हमारे सारे साथ मौजूद है। मैं बच्चा कहूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं हमसे, ऑल दो 17 साल के हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा इन्होंने काम कर लिया कि आज हमारे शो का भी हिस्सा और पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। जी, शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और अब्दुल रहमान इनका नाम है, 17 साल इनकी उम्र है और गैर मामूली कामयाबी
ACCA, अब ACCA में कुछ मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने शुरू तब किया था जब शायद हम लोग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे थे, और अभी तक आज उसमें भी ये- वो ACCA ही कर Oh रहे my हैं। God. अच्छा, इन्हें हुआ क्या कि इन्होंने ACCA इस एज पे मुकम्मल किया, 17 साल की उम्र पे, और इनको लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग भी मौसूल हो चुका है। लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग इज अ माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ ACCA आफ्टर यू कंप्लीट ACCA ऑफ कोर्स। अच्छा, अब इसके साथ इनकी क्या रूटीन रही, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को प्रोग्राम किया, 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इतने छोटे से टाइम में इन्होंने सारे एजुकेशनल माइलस्टोन्स किस तरह से अपने अबूर किए, किस तरह से उन्होंने पूरे किए, और वो किस तरह से आज इस रिकॉर्ड मेकिंग एज पे इस ACCA की डिग्री के साथ मौजूद हैं। आइए चले उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं। और सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है। सबसे पहले तो एक प्रोडिजी मुझे कहना चाहिए आपको, माशाल्लाह से इतनी यंग एज के अंदर। मैंने सुना है कि जब आप ACCA कर रहे होते ना तो आपको 24 में से 25 घंटे पढ़ना पड़ता है। आप कितने घंटे पढ़ते थे? नहीं, बिल्कुल, देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर आप हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप 2 घंटे भी पढ़े लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, आप डेली पढ़ते रहें, जो भी आपका पढ़ना हो डेली पढ़ते रहें, एक ही टाइम पे जमा ना करें, तो कोई मतलब इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है। हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, अपने आप पे फेथ रखें। इज इट अबाउट द हार्ड वर्क, और कोई इंटेलिजेंट इतना होता है कि उसके लिए आसान हो जाता है इतना मुश्किल पढ़ना? इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्क मेक्स सक्सेस। तो अगर जितनी आपकी इंटेलिजेंस हो उतनी आपको कम हार्ड वर्क, ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आपको कम ये एक इक्वेशन है। अगर आप इंटेलिजेंट ज़्यादा है तो आपको हार्ड वर्क कम करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो वो आप पूरा कर सकते हैं ज़्यादा हार्ड वर्क करके। लेकिन द मेन गोल इज़ टू बी सक्सेसफुल, टू बी अच्छा, आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल में या नहीं? नहीं, बचपन से मेरे मैथ्स फेवरेट था। अच्छा। फेवरेट था, और आई वाज ब्रिलियंट इन मैथ्स एज वेल। तो बचपन से ही मेरे तकरीबन 90-95-100% आती रही। और आपने किस एज पे अपना मैट्रिक कंप्लीट करके तो आपने उसके बाद ACCA की तरफ आने का? बेसिकली जब मैं ड्यूरिंग माई स्कूल, जी। मेरी फैमिली भी जानती है सारी के, मतलब मैं जब क्लासेस पढ़ता था तो मैं तकरीबन 1 साल में मैं 2 क्लासेस पढ़ता था। अच्छा। एक 6 मंथ्स एक करके होम ट्यूशन्स मैं उसके करके एग्ज़ाम दे के अगले क्लास में मैं प्रमोट हो जाता। वाह। यानी कि आप 6 महीने में एक क्लास जी, पढ़ते बिल्कुल। थे। मैं बताऊँ, मैं 17 साल की थी जब मैंने मैट्रिक किया, मतलब 17 ईयर्स के अंदर आके ना मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, तो आपको देखकर ना मुझे रश्क भी हो रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको और माशाल्लाह, कामयाब भी करे। आमीन। ये बताएं, हम सब जानते हैं अब्दुर्रहमान के वज़ीरिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, और वज़ीरिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही होती हैं हम तो सिर्फ सुनते ही हैं, आपने उनको जिया भी है। आपकी फैमिली मेम्बर्स या इर्द गिर्द रहने वाले जिनको आप अपने सामने देखते थे, वो गुजरे हैं उन सारे हालात से। कैसा माहौल था, और क्या उसने मुश्किल पैदा की आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर? देखिए, बिल्कुल माहौल का बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो फैसिलिटीज़ हैं जो वो है, आपको पता है जैसे कि वज़ीरिस्तान में, लेकिन अगर कमिटमेंट हो इंसान की, अगर वो एक गोल दिमाग में हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग। मतलब वो आप व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो आप वो कर सकते हैं। मतलब आप अगर अच्छे गोल्स हो दिमाग में और अपने आप पे बिलीव हो, अल्लाह ताला पे तवक्कुल हो, तो यू कैन डू। अच्छा, आप एक बात आपने दोबारा रिपीट की, और उसमें आपने ये कहा कि कंसिस्टेंट अगर इंसान रहे, रोज़ का काम रोज़ करे, उसको पाइल अप ना करे अगर काम को, तो हर चीज़ आपकी आसानी से हो जाती है। ACCA मिसअंडरस्टूड है या ACCA में एडमिशन लेने वाले लड़के सुस्त होते हैं? नहीं, देखिए, मुश्किल तो दुनिया में कोई फील्ड भी इजी नहीं है, मुश्किल तो हर एक फील्ड है। लेकिन ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसको मतलब इनहेरेंटली मुश्किल समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, और क्वालिफाई मुश्किल से होते हैं। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी मैन, क्योंकि हमारे जो लोकल एजुकेशन जो वो है वो इतना उसके लेवल के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखें, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब ACCA के स्टार्टिंग में वो फेलियर की वजह से वो मूव हो गए थे यूनिवर्सिटी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो उससे मेरे रब्ता होता है, वो कहते हैं कि जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल्स में जो पढ़ा था, हमारे से 19 मॉड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल में हम 5वें सेमेस्टर तक वो नहीं पढ़ रहे थे। तो वो गैप जो है वो भी एक रोल प्ले करते हैं, जिसको वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को वो मुश्किल बनाते हैं हमारे लिए। वो गैप भी है, और लेकिन उसको आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं अपने मेहनत के ज़रिए से, कंसिस्टेंसी। अच्छा, एक सवाल मेरा है जो मैंने खुद भी महसूस किया अपने करियर के अंदर, क्योंकि आई वाज वेरी यंग जब मैंने शुरू किया था। जब आप किसी क्वेश्चन से सवाल करते, बीइंग अ जर्नलिस्ट में सवाल करती थी, तो वो एक रवैया आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये इतनी यंग, ये हमसे सवाल कर रही है। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? पढ़ाई के बाद अब आप माशाल्लाह आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं कि आपके जो कॉलीग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सीनियर
सारे वहाँ पर होंगे, तो कभी होता है कि आप कोई बात कर रहे हो, अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो, तो कहें तुम छोटे हो, अभी चुप कर जाओ, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है। ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली मजाक में तो होता है, लेकिन सीरियसली कोई एज सच एक्सपीरियंस मुझे नहीं है अभी तक, क्योंकि सीनियर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत मतलब अच्छे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नॉर्मली जो फॉर्म्स होती हैं उनमें टॉक्सिसिटी। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यंग एज के अंदर करना, आप क्या समझते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या कहीं पर आकर आपको थोड़ा वीक भी करता है? नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, वज़ीरिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आप उस चीज़ से इनसाइड आउट मुतारिफ हैं, आपको पता है, आप क्या चाहते हैं कि वज़ीरिस्तान में एजुकेशन के फ्यूचर में आप क्या रोल प्ले करें? मैं यही रोल प्ले करूं कि मतलब जो एक वहाँ पर जो इदारे हैं, मतलब जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो वहाँ पर आए, वहाँ पर एजुकेशन इम्प्रूव हो, एक लोगों का तवज्जो जो है वो इस तरफ आ जाए कि मतलब एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है, इसको आगे प्रमोट किया जाए हमारे इलाके में, लिटरेसी रेट आगे बढ़े, क्योंकि लिटरेसी आप में मैच्योरिटी और वो मेंटल वो लाती है। सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं होती एजुकेशन, एजुकेशन तो नॉर्मली मैच्योरिटी के लिए वो एक सेंसिबल आपको बनाती है। अच्छा, आपको लगता है कि माशरे के अंदर आपने अब ACCA किया, इतनी छोटी एज पे चीज़ें अकम्प्लिश की, 6 महीने में माशाल्लाह एक क्लास पढ़ते थे और फिर अगले 6 महीने में दूसरी क्लास पढ़ते थे, तो जब बंदा यूज़फुल गोल्स अपने लिए सेट करता है और दिमाग को एक अदद मशीन की तरह चलाना शुरू करता है, ओवरऑल माशरा फिर इंडिविजुअल अगर ऐसे काम करेगा, जारी बात है माशरा भी फ्यूचर फ्रेंडली हो जाएगा। आपको लगता है फ्यूचर फ्रेंडली बनाने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे वज़ीरिस्तान में एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर वहाँ पर ज़रूरत है कि वहाँ पर और बने, और जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों पर, मतलब अगर आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड नहीं हो रहा तो आप इंटरनली बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो मजबूर हो स्टडीज़ पर। ठीक, वो आपको इस रास्ते पे चलाने वाला कौन था? वालिदा, वालिद? मेरे जो ग्रैंडफादर थे, नाना, वो डॉक्टर रसूल गुलाम लेट, उनका ही सारा रोल है, वी हैव ग्रोन अप विद हिम, तो उनका ही सारा रोल। अब्दुर्रहमान, ये बताएं, इस पूरी जर्नी के अंदर यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, अपने लिए वक्त निकालते थे या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सोचना कि मेरा ये गोल है एंड देन फोकस्ड रहना, अपने आप को भी समटाइम्स इग्नोर कर देना, अपने आप के लिए वक्त निकालते थे या नहीं? जी बिल्कुल, मेरा ये था कि मतलब मैं बचपन से ही ऐसा था कि मैं स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कम करता था, लेकिन एंड वक्त पे मैं करता था सिर्फ एग्जाम्स के लिए। मैं स्टडीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक बार एक चीज़ को पढ़ लेता था तो बस वो दैट स्टक इन माय माइंड। आप तो इंटेलिजेंट है ना फिर माशाल्लाह से। मूवीज वगैरह देखते थे जब तैयारी कर रहे होते थे या? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा चिल रहता था। मैं स्टडीज़ में मतलब एंड पेपर के लिए जब 1 वीक रह जाता था तो वो स्टडीज़ करता था, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा मैं नॉर्मल। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने सिर्फ अपने बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ ये तालीमी इदारों के सपुर्द नहीं कर देना है, उनकी ह्यूमननेस को प्रिजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ह्यूमननेस कैसे प्रिजर्व होगी? जब हम अपने आप के साथ वक्त गुजारेंगे। आगे के गोल्स जो है अब्दुर्रहमान के, वो क्या है? आगे के यही गोल्स है कि अपने फील्ड में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में मैं आगे बढ़ूँ और इंशाल्लाह अपने यूथ को इंस्पायर करो, स्पेशली वज़ीरिस्तान की, कि वो एजुकेशन की तरफ आएँ, इसको उनको इंस्पायर करो और आगे पाकिस्तान। अभी क्या ट्रेंड है वैसे वज़ीरिस्तान के अंदर एजुकेशन को लेकर? अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, मतलब स्पेशली अभी पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। लोग मूव कर रहे हैं टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ताकि वो एजुकेशन, क्योंकि प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं वो एजुकेशन, उन्होंने वो चीज़ें देख ली हैं, उनको पता लग गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउडेज वर्ल्ड। अच्छा अब्दुर्रहमान, यूजुअली ACCA किस एज पे लड़के मुकम्मल करते हैं? बिकॉज मेरे सोशल सर्कल में मुकम्मल किसी ने नहीं किया, या फील्ड चेंज कर लिया या अभी भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। नॉर्मली एज जो होता है वो तकरीबन, क्योंकि FEC की बात करते हैं, FEC नॉर्मली 19-20 में कंप्लीट होता है। 18 इज़ द आइडल, लेकिन 19-20 में लोग कंप्लीट करते हैं, तो नॉर्मली 4-5 साल लग जाते हैं, और 24-25 तक ये 23 में अगर आप कर लें तो ये आइडियल एज होती है। ACCA 22-23 बिल्कुल आइडियल होती है, लेकिन नॉर्मली 25-26 इस तरह तक कम। और आपने कब स्टार्ट किया था लाइक ACCA में एडमिशन? I was 14। You were 14 और 17 में आपने फिर मुकम्मल कर लिया। 14 में वैसे मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या सोचा करती थी ऑनेस्टली, लेकिन आप क्लियर थे कि आपने यही करना है, शुरू से आपको पता था? अच्छा, ACCA की इंस्पिरेशन कौन थे? ACCA के सच, क्योंकि मेरा भाई है, वो पहले ACCA स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से पहले ही फील्ड, क्योंकि वो IT में चला गया, तो वो ही मतलब एक नॉलेज, एक नो हाउ वो मुझे वो हो गया था कि ACCA क्या चीज़ है। मैंने वो इन्वेस्टिगेट, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली थी, तो मुझे पता लग गया था कि ये क्या करना होता है, मतलब कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। आपके भाई आपके ट्यूटर रहे, टीचर रहे आपके? जी बिल्कुल, हमेशा डांट तो वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स, तो अच्छा। जी बड़े भाई है, लेकिन
वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप ये कहते हैं कि यू आर द यंगेस्ट जिन्होंने 17 की एज के अंदर ACCA किया है, तो और कौन कौन है जिन्होंने इस एज के अंदर या इससे कम एज के अंदर भी किसी ने किया? आपके पास कोई उनका नाम, कोई इन्फॉर्मेशन? जैसे एज पर मीडिया जो भी मतलब मैंने रिसर्च आउट किया है, तो करंटली पाकिस्तान में आई थिंक 17 ईयर्स एंड 8 मंथ्स की शी वाज द यंगेस्ट। जोहा जो है वो उन्होंने 18 ईयर्स में किया था। सॉरी 17 ईयर्स एंड 10 मंथ्स में जोहा मकबूल था ये जी, जोहा मकबूल, तो उन्होंने किया था एज पर मीडिया। मैंने ACCA को भी अभी कि वो मुझे ऑफिशियल सर्टिफिकेट इशू कर, लेकिन चूंकि वो एक प्रोफेशनल बॉडी है तो वो ऐसे एक्सप्लिसिट क्लेम करने से वो करते हैं, लेकिन मैंने अपने पैक इंस्टीट्यूट के थ्रू उनको वो किया है कि वो मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करे, ठीक है, ताकि वो भी हो मतलब आपके पास एक टैंजिबल, एक एम्पिरिकल सबूत हो जाएगा ना। लवली, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और पाकिस्तान का नाम आप ऐसे ही रोशन करते हैं। ऐसे ही चेहरे, ऐसे ही जवान हमें चाहिए जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, जो अपने तौर पर भी अपने आप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड देन जब रियासती सतह पर देखा जाता है तो रियासत भी उनके अंदर इन्वेस्ट करती है और फिर उनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, और शुरू करेंगे ये वाला सेगमेंट ऑस्ट्रेलिया का नाम लेके। वाई? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन और फैमिलीज़ के लिए वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस है अगर वो अपनी लाइफ, करियर या कारोबार बनाना चाहते हैं। और हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी बहुत अच्छे और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। इसी तरह से इन्हीं बातों को गौर में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने अपने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और अपने प्लेटफॉर्म्स को प्लेटफॉर्म से मिलाने के लिए किया कुछ सेलिब्रेट। और आयशा यूसुफ गई मिलने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी मिस्टर टिमोथी केन से। मुलाकात कैसी हुई, मुलाकात क्या हुई और ऑस्ट्रेलिया डे इन स्प्रिंग किस तरह से ऑब्जर्व किया गया, इन्स एंड आउट्स आइए देखते हैं इनके, आयशा यूसुफ वहाँ पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया मिस्टर टिमोथी केन, हिज एक्सीलेंसी। लेट्स टॉक टू हिम और जानते हैं कि इस इवेंट के बारे में और उनके मिशन के बारे में और उनके विजन के बारे में जो पाकिस्तान के लिए है। Hello, Mr. Timothy. How are you? Very well, thank you. Thank you so much for joining us and making time for us. Tell us about this event, this Australia Day in Spring 2026. What is it about, and what do you hope to achieve from this event? Certainly. Well, Australia's National Day is the 26th of January, but as that's in winter, we decided to have a celebration in spring, which is why it's Australia Day in Spring. So each year around this time we have the event. It's a celebration of Australia, but also the partnership between Pakistan and Australia. So that's really what it is. Fundamentally, a celebration of both countries and that relationship. How do you see the partnership between Pakistan and Australia in terms of trade, in terms of agriculture, and I think there is some partnership between the water resourcing as well? There is. We're very fortunate. We have a wonderful, a deep and broad relationship with Pakistan. We have over 21,000 Pakistani students in Australia, for example. The Australian Centre for International Agricultural Research has had a presence in Pakistan for many decades. It has engaged in a number of projects with Pakistani partners in water, as you rightly point out, but also in things like seed resilience, better crops. So we're very proud of that relationship, and that's just growing all the time. We also have a big engagement in agriculture. Most of your viewers probably would be aware that Australian cattle are a big part of the dairy herds in Pakistan to strengthen the quality of those herds and indeed the dairy products from your dairy sector. So we're very positive. I mean, we have you will know, your viewers will know, the cricket relationship needs no introduction. That is my next question actually. So let's talk about something fun, and that is cricket. What do you think about cricket, and do you watch cricket? I do. And how could you not watch cricket in this country? I know. It is extraordinary, and the depth of knowledge about Australian cricket in this country is truly remarkable. I don't think as many Australians would have that knowledge that I've seen so many Pakistanis speak about. You think in future there are going to be more collaborations, because we know that Australian team is about to come to Pakistan for the next series.
around 23rd of May. Yes, that's right. They're here this week. Look, you're absolutely right. And we have seen what cricket can do to bind a bilateral relationship. So we are big believers in cricket diplomacy. And you've only got to look at the relationship between Australia and Pakistan to see how that has been effectively demonstrated. Yes, you're right. We had 14 players in the PSL this season, and we had a number of Pakistani players in Australia's big league. So the relationship is growing. By the way, our cricketers love playing here, and you may have seen, your viewers may have seen, several of those players are now sporting the Shalwar Kameez. So we have seen that. You know, the engagement. Do you like Shalwar Kameez or not? Well, look, they're certainly very good for this weather. Let me say that. Yeah, exactly. We know that. And do you know some Urdu words by now? Because it's been like 7-8 months that you're here in Pakistan. I do. Yeah, shukriya, I know. I can count to 10. Okay. Please, 1 to 10. Please count. Please. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, that's great. Oh, lovely. There you go. Lovely. Oh. Okay, what is the one thing that you love about Pakistan? The hospitality and warmth of the Pakistani people, because it comes straight from the heart. So even those Pakistanis that mightn't have much, they are prepared to share anything with you, even a dozen eggs. I have never seen that anywhere else in the world. So, Zindabad. It's Are you forgetting something? What else do I like about Pakistan? Food, come on! Food! Wow, mangoes are food. Mangoes are food. Other than mangoes and, food. Yeah, biryani. Look, the food is sensational. Biryani. And I haven't found it too spicy. So I'm enjoying the food very much. However, may I say one complaint? Okay. One complaint. What is that? 3 kilos extra in 6 months is not good. Is not good. You and me are same. Okay, what are your plans for the next few months, especially when it comes to the relationship between Australia and Pakistan? We're looking very much forward to the one-day international matches. We've got 3 of those coming up. We're also looking forward to exploring more the possibilities in technical and vocational education and training. We see big opportunities there. We're also looking forward, of course, to expanding our sports diplomacy with Pakistan. I mean, beyond the men's teams, we do a lot of work with women and girls cricket, blind girls cricket. Wow. So we want to do a lot more there. Agricultural research is very important to us. Continuing that partnership. Beyond dairy, beyond cropping, beyond water. So these are some of the key areas that we'll be looking at, particularly in the next few months. Right, and who is your favorite cricketer from Pakistan? Don't, except from Babar Azam. We know everyone loves Babar Azam. Except from Babar Azam, who's your favorite cricketer? Well, you know, you have to be very careful with these answers because it's like children. You shouldn't have favourites. You shouldn't have favourites. But may I say that Babar Azam was a true gentleman. I have met him in person, and he was a very humble and a real gentleman. So I understand why he is so incredibly popular in this country and indeed around the world. Around the world as well, and we love Babar Azam. He's a hero. We call him the King Babar. All right, in the end, anything you want to say to the people who are watching you right now, people from Pakistan or people from Australia? Anything you want to say? Yeah, look, absolutely. Thank you for the very warm welcome I have received since I've been here. It is a truly incredible country. One of my big wishes is that more people around the world get to experience the real Pakistan, not just the perception of Pakistan. But I've been very grateful for that warm welcome that I have had. And I've also appreciated, I think, the great cultural heritage you have here. It is simply extraordinary. So there's some things, and indeed, you know, for those people who can come and visit, you know, there is much to see here. Where does Australia stand in this current conflict that is going on right now between, you know, Iran and America and Israel as well? Well, look, Australia, we want to see, like
most other countries on the planet, we want to see a resolution to the conflict. We want to see peace resume. I mean, oil coming through the Strait of Hormuz, for our part of the world, Southeast Asia and the Pacific, it's not 20% of oil supply, it's 80%. So in terms of those economic and other implications for us, they are particularly acute. So we are very much pro-peace, and we want to see the conflict resolved as quickly as possible. And Pakistan is playing the role of mediator. Pakistan rightly deserves the attention and appreciation of the global community for your patient diplomacy and your vision. It is truly an outstanding job. Thank you so much and all the very best for this event and your tenure here in Pakistan. Thank you so much. I hope you have good time and great time here. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you so much, Mr. K. हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मौजूद थे. मुझे तो बहुत मजा आया उनसे बात करके. आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा. ऑलराइट जी, और जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक्सचेंज किन किन फील्ड्स में ज़रूरी है और किस तरह से हमारे जो डेयरी का सेगमेंट है उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन केटल का बड़ा रोल है, और फिर क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों वर्ल्ड्स को ये नहीं देखी. मैंने 10 तक गिनती उर्दू में उनसे गिनवा के दिखाई है, उन्होंने गिन के दिखाई भी है. माशाल्लाह से 7-8 महीने में वो अच्छी खासी जो है ना उर्दू बोलना भी सीख गए, जो सुन के मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने बहुत इंजॉय किया इस कॉन्वर्सेशन को. और भी बहुत सारे मामलात हैं जो वैसे तो टीवी पर बैठकर आप एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर बस देखकर गुजर जाते हैं, लेकिन एक खबर के पीछे कितनी मेहनत होती है. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक सहाफ़ी कितने महीनों तक एक खबर के पीछे लगा रहता है ताकि उसको वो स्कूप मिल सके जिससे उसका नाम बन सके. आज एक ऐसी खबर हमारे पास है जो कि हम पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे. हम न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदा खुसूसी हम उनको कहते हैं, जाहिद गुशकोरी साहब, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ के अंदर भी मौजूद हैं. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, और वहाँ पर किन के जो है ना फ्लैट्स निकले हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था. 16 करोड़ रुपए की 2 जायदादें निकल आई हैं जनाब इमरान खान साहब की, जो कि बानी पीटीआई है. बिल्कुल, दस्तावेज़ात के मुताबिक बानी पीटीआई की 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में दुकानें भी निकल आईं, जिनको 12.5 करोड़ रुपए की जो दुकान थी, पहले एक तो 58 लाख रुपए 12.5 करोड़ के ऊपर जो उसकी टोटल कीमत बताई जा रही थी, बट एट द सेम टाइम इस प्राइस के ऊपर रुका नहीं जा रहा था बिकॉज डिक्लेयर्ड कीमत कुछ और थी, कुछ अर्से बाद कीमत का पता चला तो कुछ और थी. बानी पीटीआई ने 2021 में अपने फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 19 लाख रुपए जाहिर की थी. बानी पीटीआई के जो फ्लैट थे उनकी मालियत 1 साल बाद तकरीबन 3 करोड़ से 3 करोड़ से कुछ ऊपर निकल गई और ऊपर नजर आना शुरू हो गई हमें. अच्छा, इस स्टोरी के अराउंड कंफ्यूजन असासे जो डिक्लेयर किए जाते हैं टैक्सेशन के दौरान उनमें, और फिर उसके बाद उनकी कीमतें जो निकल के आई उनमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी. और यहाँ पे सारा मीडिया अपने अपने हिसाब से इस स्टोरी को पेश कर रहा था, जहाँ पे हम न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद साहब जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं, इन्होंने स्टोरी के पीछे लग के स्टोरी का ट्रूथ निकाला, और ये ट्रूथ लेके आ रहे हैं हम आज आप तक in the presence of the man himself. Assalamu alaikum Zahid साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम and very good morning to both of you. Very good morning. Thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए. हमें पता है जितनी मेहनत आपने स्टोरी में की ना, आप अगली स्टोरी के पीछे लग चुके होंगे, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला है हमारे लिए. सबसे पहले तो कहाँ से आगाज़ हुआ, कहाँ से आपको ये आइडिया हुआ कि ओके ये जो शख्सियत है इमरान खान जिनका नाम है, उनके भी यहाँ पर फ्लैट हैं और अभी तक कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रही, बट आई नीड प्रूफ. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. आप देखें, एज ए रिपोर्टर हम हवाओं के अगेंस्ट चलते हैं. ठीक. मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया, फिर उनकी हमशीरा की भी एक स्टेटमेंट आ गई मीडिया पे रिकॉर्ड पे कि मेरे भाई ने फ्लैट बेच दिया था. तो ये कोई आम खबर नहीं थी. ज़ाहिर है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, एक डिस्प्यूटेड 50 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान के कैपिटल के दिल में वाक़ है. तो इस पर सारी नज़रें थी, और मुझे एज ए रिपोर्टर ये मेरी फाइंडिंग थी कि नहीं, ऐसा नहीं है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है. बिल्कुल वो स्टोरी बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था मैं. तो मैं इस स्टोरी के पीछे लग गया, और इस स्टोरी ने कम से कम मुझे 5 हफ्ते लेने पड़े, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में गैप था कि उनका फ्लैट है नहीं है, अगर था तो किसी से बेच दिया है. तो इस स्टोरी के पीछे जब मैं गया, मुख्तलिफ जो मुतल्लिका इदारे हैं
मालूमात हासिल करने के लिए, तो मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं मिली। लेकिन मेरी क्यूरियासिटी एज ए रिपोर्टर जो इंक्विजिटिव नेचर का होता है, बड़े सवाल इफ्स एंड बट्स होते हैं, मेरी ख़त्म नहीं हुई। मैं CDA के पास गया, मैं काबीना डिवीज़न के पास गया, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया, मैं FPR के पास गया, मुख्तलिफ जो मेरे सोर्सेज थे मैंने यूटिलाइज़ किए, और अल्टीमेटली मुझे कल ही एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मिल गई जो कि बहुत ऑथेंटिकेटेड थी, वेरीफाइड थी। हमने उसको मल्टीपल सोर्स से जब वेरीफाई किया तो ये स्टोरी का साइज तो बहुत छोटा था। एक सवाल मेरा यहाँ पर है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी एहसास होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के पाकिस्तान के अंदर, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल, क्या हम ये कह सकते हैं कि छुपा के रखा गया था जानबूझ के इस इंफॉर्मेशन को या इन एहसासों को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 2023 यानी कि अप्रैल 2022 के बाद बानी PTI मेंबर पार्लियामान नहीं रहे, और उसके बाद आपने देखा जो सिचुएशन है आजकल वो जेल में है। उसके बाद के जो उनके एसेट्स या डिक्लेरेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ओके। और वो कॉन्फिडेंशियल हैं, किसी भी शहरी का हक है पाकिस्तान में, उसका उनका भी हक है। और उनकी मिल्कियत ये उनके प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद आई थी, उनकी मिल्कियत में ये जायदाद उसी दौरान आई है। यही तो स्टोरी है, यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जब वो उन्होंने पहले फ्लैट एक्वायर किया है 2021 में, उसका डिक्लेरेशन दिया है। ओके। और 3 करोड़ 10 लाख रुपए, और उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म ही थे उसी दौरान ही उन्होंने 839 स्क्वायर फीट की एक शॉपिंग बड़ी दुकान आप कह सकते हैं, जिसका अगर आप F7 मरकज़ इस्लामाबाद में आज की मार्केट वैल्यू देखें तो वो 40 करोड़ रुपए है, और उनका अपना डिक्लेरेशन जो है बताया गया है 12 करोड़ से ज़ायद का है। और इंटरेस्टिंग ये है कि एज ए वज़ीर आज़म जब वो पाकिस्तान के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थे, उसी दौरान ये एक्वायर की गई हैं। और सबसे ख़ास बात जो कि शायद इदारे इस बात को देखें और हमारी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करती है कि जब वो खुद जेल में थे और उनकी पार्टी ने उनके नामिनेशन पेपर फाइल किए NA 122 लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ी के खिलाफ इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया 2024 के इलेक्शन में। बिल्कुल। और जनवरी 2024 में उन्होंने लेटेस्ट अपना डिक्लेरेशन दिया। उसके बाद हमने सोर्सेज से ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट हासिल किए, और उससे पता चलता है कि इमरान खान के जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे 2020 में जब वो वज़ीर आज़म थे, उनकी टोटल असासे उनकी मालियत 14 करोड़ रुपए थी। टोटल असासों की मालियत 14 करोड़ थी, और 2022 में जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने उनके असास से 32 करोड़ हो गए, 120% बढ़े एक साल में। इसी दौरान ही उन्होंने 16 करोड़ रुपए की नई जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्वायर कर ली, और उनके असासा जात में उनकी डिटेल्स में जो हमने सोर्सेज से हासिल किया, और मैं आपको अथॉरिटी से बता रहा हूँ, वो कोई ना सोर्स ऑफ आमदनी का कोई उसका सोर्स नहीं बताया गया है, मैं यही पूछ और सेम टैक्सेस हैं, ना कोई इनकम है। रसीदें मांगा करते थे, हमें याद है PTI जब पैनामा पेपर्स आया था, तो क्या कोई रसीदें मिली हैं अभी तक इनकी? आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई रसीदें मिली हैं, मींस डिस्क्लोज किए इन्होंने? ये बड़ा दिलचस्प है। जब उन्होंने एक बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट जमा करवाया, हमने उसको कई मल्टी प्रॉन्ग सोर्सेज से वेरीफाई किया, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन थी जब पाकिस्तान के लीड मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा हो कि भेज दिया था, इमरान खान बाहर आ गए, इस प्रोजेक्ट में नहीं रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आना और उसके अपने डॉक्यूमेंटेशन से सामने आ जाए, तो ये एक बम शेल होता है एज ए रिपोर्टर के। एक खुद आदमी कॉन्फिडेंशियल अपनी चीज़ें बता रहा है, किसी पब्लिक फोरम पे नहीं, बल्कि सरकार के एक इदारे को, नंबर 1। सेकेंडली, आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसीदों की आप बात करिए, वो उस दौरान पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, लिहाजा ये सवालात और ये रसीदें बनती हैं उनसे पूछना, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। और सेकेंडली, यही पूछने के लिए मेरा भी एज ए रिपोर्टर जब हमने वर्जन मांगा, मेरी कई उनके जो PTI के लीडरान हैं उनसे बात हुई। सबसे पहले मैं चेयरमैन से मैंने रब्ता, उनको एक सवालनामा भेजा गया कि ये डिटेल्स हैं और ये चीज़ें अगर आप चाहें तो अपना वर्जन दीजिए। तो चेयरमैन की जानिब से तो अभी इंतज़ार है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का जवाब आया कि जिस तरह आप खुद बता रहे हैं अपने सवालनामे में कि ये डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें गैर कानूनी क्या है, ये उन्होंने मुझसे दोबारा सवाल किया। तो मैंने कहा
गैर कानूनी तो ज़ाहिर है हम इन्वेस्टिगेटर नहीं रसीदें हैं। चाहिए। हम इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं, हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं उन लोगों को जिनके पास पब्लिक ऑफिस होता है। 120% की जो डिस्क्रिपेंसी है बीच में, उसके लिए आपके पास कोई बैक एंड पे बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम फिलहाल तक इस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया। और ये बड़ा स्पेसिफिक चीज़ आपने बताई, एब्सोल्युटली। तो उस पर मैंने बताया कि ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, अगर आप हमें हेल्प आउट करें ये फैक्ट्स मजीद लाने के लिए कि और फिलहाल उस तरफ इंतजार है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये आप चीज़ें उनकी जो हमशीराएँ हैं उनसे पूछें या फिर जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत प्राइवेट नेचर की चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। तो मैं फिर उनकी हमशीराओं को मैंने रब्ता करने की कोशिश की, उनके रिस्पांस का जवाब है यस। फिर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास गया, उनके ठीक है जो वकास अकरम शेख। यस, अभी जो सिचुएशन ये है ना कि बानी पीटीआई को इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से साबित करना पड़ेगा कि वो सादिक और अमीन है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट उनको डिक्लेयर कर चुकी है बनी गाला के मामले के अंदर, लेकिन अब ये एक नई खबर आ चुकी है। नई खबर के बाद अब क्या रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से कि वो प्राइम मिनिस्टर थे जिस वक्त उन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर किया, तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे भी हैं। रसीदें अब नून लीग की तरफ से भी मांगी जा सकती हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अभी वापस आएंगे। स्टे विद अस। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. जी, वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे मनी मैटर सेगमेंट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स, पैसे और किस तरह से ग्रोथ हो सकती है बिजनेस की पाकिस्तान के अंदर। फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मैशत एक अहम मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ हमारे पास IMF के साथ जो रिसेंट उनका ट्रिप हुआ यहाँ पे, उसके अंदर उन्होंने इस पूरे बजट को और आने वाले बजट को अपने गौर के अंदर लिया और मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके इस दफ़ा के। और दूसरी जानिब आइंदा आने वाले माली साल का जो माशी हिकमत अमली का एक पूरा प्रोसीजर होता है और एक पूरा जो एक ट्री डिज़ाइन किया जाता है, उसको भी इन्होंने अपने व्यू के अंडर लिया। IMF मिशन ने पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करते हुए माशी सूरत हाल, मालियाती पॉलिसियों और बजट 2027 के फ्रेमवर्क का तफसीली जायजा लिया। हमारे साथ AKD से शोएब मेमन साहब मौजूद हैं जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज एंड बिजनेस डेवलपमेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो IMF का दौरा मुकम्मल हुआ और इस मरतबा भी कहा जा रहा है कि रिफॉर्म्स का बजट होगा, जो हम हर साल ही सुन रहे होते हैं। इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहाँ कहाँ कौन कौन से शोबे के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या फिर गवर्नमेंट करने में संजीदा है ये रिफॉर्म्स? जी देखिए, ये रिफॉर्म्स की बात तो हर साल होती है। हमें ये देखना है, सबसे पहले दो चीज़ें डेफिनेटली IMF के साथ डिस्कशन हुआ होगा। पहली चीज़ है कि अभी तक के जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमारे सारे मीट हुए, एंड आई थिंक दैट्स अ बिग पॉजिटिव। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू इम्प्लीमेंट IMF डिमांड्स एंड मीट द टारगेट्स देयर, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। सेकेंड चीज़ डेफिनेटली बजट है, और बजट में बहुत सारी चीज़ें हर दफ़ा IMF कहता है और फिर उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ों में जो है वो रिलैक्सेशन दे देता है। जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, सबसे पहले टैक्स कलेक्शन की इम्प्रूवमेंट जो है, टैक्स टू GDP, आई थिंक वो अच्छा खासा दैट इज़ यू नो वो टारगेट जो है IMF की तरफ से हमेशा होता है। जहाँ तक सेक्टोरल उस पे बात है, आई थिंक वो चीज़ें अपनी जगह पे चलेंगी, जब बजट आएगा तो हमें पता चलेगा। बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज़ कि आपका IMF के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, और हमें ये समझ में आ गया है गवर्नमेंट को कि हमें IMF की जो कंडीशंस हैं उनको मीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल लोन्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे रिजर्व्स कम हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें उनकी जो डिमांड्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जैसे प्राइमरी सरप्लस टारगेट की थी वो हमने पूरी की है और वो पूरी कर रहे हैं कंटिन्यूस। तो इंशाल्लाह ये रिफॉर्म्स भी साथ साथ वो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे ताकि हमारी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आए। हो ये रहा है कि हम 2-3 साल, पिछले 30 सालों से ये हो रहा है कि हम 2-3 साल कोशिश करते हैं, जब स्टेबल हो जाती है दुनिया में कोई ना कोई क्राइसिस आता है और हमारे साथ फिर हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो इस दफ़ा उम्मीद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो वर्क अच्छा करेगी। अच्छा शुएब साहब, जब भी हमारे कोई भी एक्सपर्ट ये बात करते हैं कि हमारे IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, निगोसिएशंस बहुत अच्छी हो गई, हमने उनको मुतमईन करके भेज दिया है, तो समझ नहीं आती कि खुश होना चाहिए या फिर ना इसके बारे में गौर से सोचना चाहिए संजीदा होकर, बिकॉज हमने कर्जा लेना और कर्जा लेने को जो है ना हम खुशी समझ रहे होते हैं।
ठीक है हमारी ज़रूरत है, बट एटलीस्ट हमें अपनी पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ेगा ना कि हम जा किस तरफ से रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ शुएब जी 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 आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो हम जो है IMF के कर्जे के बगैर जो है वो हम सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम कंडीशंस उनकी मीट कर रहे हैं, तो हमें आगे अपनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी है, जो अभी थोड़ी बहुत आई है, मजीद लानी है, और उसके बाद हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। अच्छा शुएब साहब, ये जो टैक्सेशन की बात की जाती है हर बजट से पहले कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्सेशन ज़्यादा है, हालांकि होनी प्रोग्रेसिव चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली रिलाई भी कर रही होती है सिर्फ और सिर्फ उसी रेवेन्यू से जो टैक्स के थ्रू हो। हम या गवर्नमेंट दूसरी तरफ क्यों नहीं देखते कि बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करे, कि वहाँ से रेवेन्यू आए, कम्प्लीटली आपको रिलाई ना करना पड़े सिर्फ टैक्स कलेक्शन के ऊपर? आपकी बात बिल्कुल सही है, और मेरा ये ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी चीज़ें जो है इन्होंने की हैं जो बिजनेस सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतर हैं वो, और उसके अंदर जो है वो आपने देखा है कि हमारे सेक्टर्स जो है वो बेहतर ग्रो कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ कि हमारे पास इकोनॉमी इज़ नॉट फुली डॉक्यूमेंटेड, और उसके रीजंस होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आस्ते आस्ते जो है पाकिस्तान को फुल डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, टू दी एक्सटेंट के हमारी छोटी सी शॉप्स पे भी जो पेमेंट्स हैं, आप देखें दुनिया में जो बहुत छोटी शॉप्स होती है उस पे भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट होती है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट हो सकता है। जो कैश इकोनॉमी है उसको कम करके हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। तो आप देखें कि जैसे आपका GST टैक्सेशन है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने पहले ये किया था कि टैक्स कम किया था ताकि लोग जो है वो इसको अवेल करें और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ। तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के स्टेप्स और मज़ीद लेने चाहिए, और कैश इकोनॉमी को आस्ते आस्ते आप ख़त्म करके बिल्कुल एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं, तो फिर आपकी इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो 4.1% GDP ग्रोथ का टारगेट है, ये आपको कितना अचीवेबल लगता है, रियलिस्टिक है? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर, 4.1% जो GDP ग्रोथ का हमारा टारगेट है, ये रियलिस्टिक है या आपको कितना अचीवेबल लगता है? जी, होता ये है कि हर दफ़ा टारगेट देते हैं और वो फिर बीच में रिवाइज होते हैं। अगर तो ये सारा टारगेट अभी तो रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन ये है कि आपकी बहुत सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस जो है इस वक्त ऊपर हैं, तो कब तक रहती हैं। रिसेंटली कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी नीचे आई हैं, तो आपकी कमोडिटी प्राइसेस पे भी काफ़ी डिपेंड करती है, और फिर जब अगर तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती रही, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, तो इंटरेस्ट रेट्स मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, थैंक यू शुएब मेमन साहब। जो ग्रोथ है वो आपकी थोड़ी सी कटेल होगी और टारगेट्स मीट नहीं होंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। We are out of time. Thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मजीद डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं। तो थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी के बारे में और क्या चल रहा है उसकी अपडेट हमने आपको दी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. जब भी लड़कियों के बारे में कोई खबर आती है तो मेरा दिल करता है कि उसका आगाज़ मैंने करना है, और मैंने जिस जज्बे के साथ बतानी है ना वो शायद मुजम्मिल ना बता सके, लेकिन मुजम्मिल को ये क्रेडिट जाता है कि ख़वातीन के मामले के अंदर ये बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं। अच्छी खबर है हमारे पास, बहुत अच्छी खबर है, बल्कि पाकिस्तान के लिए खेलों की दुनिया से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मारूफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं अनीता करीम, उन्होंने तारीख रकम की है और UFC की मशहूर रियलिटी शो द अल्टीमेट फाइटर सीज़न 34 के लिए उन्होंने कर लिया है क्वालिफाई। अनीता करीम को हम 2 मरतबा इंटरव्यू भी कर चुके हैं, इसलिए मेरा ना उनके साथ एक अजीब सा ताल्लुक भी महसूस होता है, और उनको नाम दिया जाता है द आर्म कलेक्टर का, और वो पहली पाकिस्तानी फाइटर बन चुकी है जो इस आलमी मुकाबले के अंदर और इस बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही हैं। बिल्कुल, इनको आर्म कलेक्टर इस वजह से कहा जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो आर्म रिलेटेड लॉक्स हैं, कि जिसके अंदर आर्म बार बीइंग एट द फोर फ्रंट सबसे इंपॉर्टेंट लॉक होता है, और ये ऐसी सबमिशन है कि जो बड़े स्टेजेस पे भी लगाना ना सिर्फ मुश्किल होती है, बट एट द सेम टाइम अगले को टैप करवाना यहाँ पे काफी मुश्किल होता है। अनीता
जी जी इतनी छोटी सी हैं ये जी, you माशाल्लाह से, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। It's the size of the fight in a fighter. Oh yes. तो अब यहाँ पे सीज़न 14 नशर जो किया गया था, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फाइटर्स थे और वहाँ से लेके 34 तक जो हमारे पास सफ़र था, इस सफ़र के अंदर लड़कियों की कैटेगरी के अंदर हमारे पास पाकिस्तान से या साउथ एशिया से कोई बड़े नाम निकल कर सामने नहीं आए थे। तो अगर हम अनीता की अभी सीज़न 34 की परफॉर्मेंस और उस परफॉर्मेंस से इनका इस जो कि है UFC द अल्टीमेट फाइटर के अंदर इंडक्ट हो जाना देखें तो हमारे पास पिछले 20 सीजन्स के अंदर ये पहली पाकिस्तानी खातून बनती हैं। अच्छा ताम, ये सारे जो इनके अचीवमेंट्स हैं, इनके अंदर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। उलूमी करीम पाकिस्तान के एक अदद मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनके साथ ट्रेन भी करती हैं। एंड उलूमी इन दिस स्पोर्ट इज़ अ जायंट, सो शाउट आउट टू यू उलूमी एज वेल। एंड अनीता, हम ये देखना चाहते हैं कि जब आप जाएं और जब आप जाके फाइट करें और आप इस सिलेक्शन प्रोसेस में से आगे निकलें, तो हम आपको देखना चाहते हैं ये बेल्ट पाकिस्तान लेके आते हुए पर देखना चाहते हैं आपको। 14 जून से इस मुकाबले का आगाज़ होने जा रहा है और हमारी तमाम दुआएं जो हैं वो अनीता के साथ है कि इंशाल्लाह कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। इस मुकाबले के अंदर हम बता दें, शुमाली और लातीनी अमेरिका से भी फाइटर्स शामिल हैं और बड़े बड़े ममालिक से यहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये इवेंट जो है ना वो भी होने वाला है इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट अनीता। इंशाल्लाह जब आप आएंगी ना वापस, तो हमने करनी है आपसे एक मरतबा फिर से मुलाकात और आपका इंटरव्यू और लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और इसके साथ ये वक्त हो चुका है ख़त्म आज के शो का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।